नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीटू सर एजुकेशन में। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का जो चैप्टर है उसका ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर का बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के बाद ही आप जो है पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि ओम्स लॉ का ही यूज़ करके आप सर्किट के प्रॉब्लम जो आते हैं, है ना, वो सॉल्व कर पाएंगे। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और मिक्स्ड कनेक्शन, ये सब जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन हैं, हर जगह पे आपको जो है ओम्स लॉ अप्लाई करना होगा। तो आइए हम इस छोटे से वीडियो के जरिए आपको ओम्स लॉ बताएं। तो ये जो वीडियो है वो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड और जो रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। तो ओम्स लॉ, ओम साहब ने जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि जो एम मीटर में जो करंट का इंडिकेटर है वो भी ज़्यादा शो कर रहा है। मतलब जैसे जैसे उन्होंने देखा कि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंगली करंट भी बढ़ जा रहा है। फिर देखा जैसे हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो करंट भी कम हो जा रहा है। यानी कि उनके मन में ये बात आई दिमाग में कि there must be a relationship between the potential difference across the ends of the conductor and the current produced। तो उनके दिमाग में ये बात आई अच्छी तरह से कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये जो विभवांतर है और जो उसमें करंट उत्पन्न हो रहा है सर्किट में, उसमें जरूर कोई ना कोई रिलेशन है। इसी रिलेशन को जब वो बहुत माइन्यूटली किए तो वो ऐसा पाए कि जो करंट उसमें डेवलप हो रहा था वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यानी कि जितना ज्यादा वो वोल्टेज को बढ़ा रहे थे, करंट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जा रहा था। जैसे वोल्टेज उन्होंने डबल किया तो करंट का अमाउंट भी डबल हो गया। ठीक है, जब वोल्टेज उन्होंने 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स, तो करंट भी 4 टाइम्स हो गया पहले का। ठीक है, जब वोल्टेज को उन्होंने हाफ कर दिया तो देखा कि करंट भी हाफ हो जा रहा है। तो यानी कि जो वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था करंट। वोल्टेज बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था, वोल्टेज कम हो रहा था, करंट भी कम हो रहा था। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया कि ये जो वोल्टेज है वो करंट के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, जो करंट डेवलप होता है उसके सीधे समानुपाती होता है। यानी कि जो V है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, उसमें डेवलप होगा। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब हम लोग इसको हटाते हैं तो इज इक्वल टू का साइन देते हैं, और इज इक्वल टू को देने के लिए आपको ये कांस्टेंट लेना पड़ता है। ये कांस्टेंट ही है जिसको हम लोग रेसिस्टर के नाम से जानते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये रेसिस्टर है, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस भी कहते हैं। ये जो मतलब पदार्थ है, उस पदार्थ को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। लेकिन जो ये गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, है ना, प्रतिरोध। तो ये जो है प्रतिरोध है, ये रेसिस्टेंस है। तो प्रतिरोध क्या चीज है, रेसिस्टेंस क्या है? ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं तो उनमें रुकावटें आती हैं, है ना। विभिन्न तरह के जो मटेरियल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल हैं, उनके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो एक अच्छे कंडक्टर हैं या थोड़ा बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है ना। इसी कैटेगरी पे वो बांटा गया है कि वो कितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है जब इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू पास करते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए कि सिल्वर सबसे कम रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो यानी कि उसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा और ये गुड कंडक्टर कहा जाएगा। इसके बाद कॉपर है। ठीक है, फिर जैसे जैसे दूसरे मतलब मेटल्स की तरफ आप जाएंगे तो वो धीरे धीरे उसका रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि उसमें जो करंट है वो भी कम फ्लो होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम फ्लो होगा। यही बात यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए आपको दिखाने की हम कोशिश किए हैं। मान लीजिए कि ये एम्पियर है, मतलब करंट इधर से जा रहा है। मतलब करंट कौन है? करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है ना। इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ता है सर्किट के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है जिनको जाना है। और ये आप देख रहे हैं ओम एक ताकतवर आदमी है जो रस्सी लेके उसको बांधा हुआ है। तो ये एक्चुअली में पाइप था। ठीक है, पाइप से ये जा रहा था।
तो बहुत आसानी से पार कर सकता था ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये जो आदमी है जो इलेक्ट्रॉन के रूप में हमने दिखाया है, आसानी से पार कर सकता था। लेकिन ये जो है रस्सी से देखिए उसको बांध दिया है, बिल्कुल इस तरह से खींच दिया है। तो ये जो पाइप इतना बड़ा था, आप गौर कीजिए, वो बिल्कुल पतला सा हो गया है, सिकुड़ गया है, यानी कि कंजस्टेड हो गया है। जो रास्ता है वो काफी मतलब कंजस्टेड हो गया, अब वो इतना आसानी से नहीं जा पाएगा। तो जस्ट यही फेनोमेना जो है कंडक्टर के साथ होती है। जो चालक होता है, तार जो होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो काफी आसानी से फ्लो करते हैं उसमें। लेकिन अगर किसी जगह का रेसिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, रेसिस्टेंस को जनरली इस तरह से दिखाते हैं, इसका रीजन यही है कि रेसिस्टेंस को इस तरह से दिखाया जाता है। इसका रीजन है, ये जगह ऐसा बताता है कि ये जगह काफी कठिन है, ये जगह काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कंजस्टेड है। जो भी इलेक्ट्रॉन इस जगह से पार करेगी, जाएगी, वो उतना आसानी से नहीं जा पाएगी। यानी कि यहां पर ऑब्वियसली यहां पर करंट का अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि रेसिस्टेंस को हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि करंट का अमाउंट को हम लोग कंट्रोल कर सकें। जितना ज्यादा हमें करंट की जरूरत होगी, किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखिए जिसमें करंट की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो आपको उसका रेसिस्टेंस कम कर देना होगा, है ना। रेसिस्टेंस कम कर दीजिएगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग घर में भी अपने ये में अक्सर यूज़ करते हैं। अब तो आप जानते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग जो फ़ैन चलाते हैं तो उसमें रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर में जब हम लोग उसको 5 पे कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हवा हम लोगों को ज़रूरत होती है, तो हम लोग उसको 5 पे कर देते हैं। तो 5 पे करने का मतलब होता है कि उसका रेसिस्टेंस एकदम कम हो गया है, लो रेसिस्टेंस पे है वो। जब लो रेसिस्टेंस होगा तो करंट बहुत ही ज़्यादा फ्लो करेगा, इसीलिए पंखा तेजी से घूमता है। और जब आप उसको 2 पे या 1 पे कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका रेसिस्टेंस आपने बढ़ा दिया है। जिस जगह से करंट पंखा के अंदर जा रही है, उस स्विच के पास ही आपने उसको रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया है। तो रेसिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो पंखा के अंदर जो करंट जाएगा उसका अमाउंट कम हो जाएगा और इस वजह से पंखा स्लो चलेगी। तो आप हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में इसको देखते हैं कि करंट को कंट्रोल करना कई बार ज़रूरी होता है अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब आपका उसमें रेसिस्टेंस उसका कम रखना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जिसमें हमें करंट कम ज़रूरत है तो हम उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे। तो इस तरह से रेसिस्टेंस जो होता है वो करंट को कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा जैसा हो। तो ये रिलेशन है। और वोल्टेज क्या कर रहा है, आप दिख रहा होगा आपको कि ये धक्का दे रहा है, क्योंकि वोल्टेज का काम है वर्क करना। आपको पता है कि बैटरी ही है जो वोल्टेज को प्रोवाइड करती है। तो बैटरी जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, करंट को उतना तेजी से वो धक्का देगी। तो देखिए यहाँ पर वोल्ट इस तरह से ये ताकतवर है और ये इसको धक्का दे रहा है। तो आप इसका ताकत जितना बढ़ाएंगे, इस आदमी का ताकत जितना बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा करंट जाएगा, है ना, उतनी जोर से ये इसको धक्का देगा। तो यही बात है कि करंट और वोल्ट, यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि अगर वोल्टेज का पावर ज्यादा होगा, ये जोर से इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे जाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि करंट ज्यादा होगा। और अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर आप इस आदमी का पावर बढ़ा देंगे तो आप देखिए उसको और वो खींच लेगा और जाने नहीं देगा, बोलेगा नहीं अब एकदम जाने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि रेसिस्टेंस का पावर अगर आप बढ़ाते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस को आप अगर इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली करंट कम फ्लो होगा। तो आप यहां पर एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। आपने क्या देखा, V इज इक्वल टू आई आर है ना, V इज इक्वल टू आई आर है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो V है ना, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, यानी कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। अब देखिए R निकालते हैं हम लोग। R इज इक्वल टू, देखिए क्या है, R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई, है ना। ये भी रिलेशन हम लोगों को बहुत काम आएगी, है ना। और आप यहां से एक काम कीजिए, I का वैल्यू निकालिए। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। इसको जरा सा ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रेड से यहां पे दिखा रहा हूं, अच्छा से समझिएगा। I इज इक्वल टू V बाई आर। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो ऊपर में रहता है न्यूमरेटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो नीचे रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब है कि R अगर आपने बढ़ाया, रेसिस्टेंस को अगर आप बढ़ाएंगे तो करंट उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर रेसिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट उसमें ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यही रिलेशन है। ओवरऑल ओम्स लॉ यही बताता है कि एक सर्किट के अंदर वोल्टेज
और करंट में क्या रिलेशन है। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसमें एक चीज को कांस्टेंट रखना है, वो है रेसिस्टेंस। क्योंकि देखिए, जिस तार को लेके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको वही वायर लेना होगा, ठीक है। आपको उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। फिर वो जो तार आपने कितना बड़ा लिया है वो भी उतना ही रखना होगा, और उसका क्रॉस सेक्शन जितना है वो भी उतना ही लेना होगा। तब आप ये अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये सही साबित होगा, ओम्स लॉ। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि तार आपने पहले जितना क्रॉस सेक्शन का लिया था उससे ज़्यादा मोटा तार आप ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए, तार की मोटाई अगर आप बढ़ा देंगे, मटेरियल वही है लेकिन तार की मोटाई अगर बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही बात ये कहता है कि ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि उसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, मटेरियल आपको वही लेना होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रेसिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो रेसिस्टेंस है उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हम छोटा सा यहां लिख देते हैं। ये जो रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तार का लंबाई जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने में उतनी ही ज्यादा देर तक कठिनाई होगी, है ना। तो इसका मतलब है कि उसमें रुकावट ज्यादा आएगी, इसलिए रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। एरिया का, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये पेन है तो इसका जो ये मोटाई है ये वाला, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना मोटा तार लेंगे उतना ही उसका रेसिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, ठीक है। और L हो गया, रेसिस्टेंस इज L/A, ठीक है। तो ये मेनली आप दो चीज को जरूर याद रखिए, रेसिस्टेंस। बाकी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, जैसे कि कई सारे मटेरियल है जिनका रेसिस्टेंस कम होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, ये सब का रेसिस्टेंस कम है। कुछ कुछ मटेरियल है उनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे आयरन है, मरकरी है ना। तो इस तरह से इनका रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो ये दो चीज जरूर याद रखिएगा कि जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया मतलब तार की मोटाई बढ़ जाएगी तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। आइए हम लोग इस पर जो ग्राफिकल क्वेश्चन आता है वो हम लोग समझते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ग्राफिकली आप अगर ओम्स लॉ को प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, हमने वोल्टेज लिया और करंट है। वोल्टेज को V से मेजर करते हैं वोल्ट, और करंट को एम्पेयर से करते हैं, ठीक है। करंट को एम्पेयर से करते हैं, वोल्ट और एम्पेयर। मान लीजिए जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो रहेगा, है ना। क्या विदाउट वोल्टेज करंट क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट कैसे फ्लो करेगा। इसीलिए जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो, इसीलिए इसका ग्राफ यहां से 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने वोल्टेज को 2 कर दिया तो यहां पे करंट मान लीजिए सपोज स्टार्टिंग हुआ 0.5 एम्पेयर से। 2 जब इसका वोल्टेज था तो करंट 0.5 यहां से यहां मिला सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज को आपने 2 और बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो करंट भी देखिए पहले से डबल हो गया। 0.5 था, 0.5 बढ़ के 1 हो गया। करंट को आपने 4 से 2 बढ़ा दिया और 6 कर दिया, ये 1.5 हो गया। सब देखिए 0.5 करके बढ़ रहा है। ये 6 के बाद 8 कर दिया, ये देखिए 1.5 से 2 हो गया, मतलब 0.5 बढ़ गया। तो इस तरह से 8 से 10। तो आप यहाँ पे गौर कर रहे हो कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन होता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में एक बार आया था तो बोला गया था कि इसमें कौन ओम्स लॉ का ग्राफ है, ठीक है। तो जो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगी और स्ट्रेट लाइन रहेगी वही ओम्स लॉ को फॉलो करेगी, है ना। मान लीजिए अगर कोई ग्राफ को अगर ऐसे बना दिया तो यहां से बोला कि ये क्या ओम्स लॉ का ग्राफ है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या ये पॉसिबल है, मान लीजिए ये करंट है, इधर में इस डायरेक्शन में हमने करंट लिया है I को, और ये वोल्टेज है V इस डायरेक्शन में। क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट वोल्टेज है ही नहीं और करंट इसमें इतना सा आ गया? ये करंट का है ना, हमने y एक्सिस में करंट लिया है और x एक्सिस में वोल्टेज लिया है। तो विदाउट वोल्टेज क्या करंट आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसीलिए ये ग्राफ गलत है। अगर मान लीजिए बोल दिया गया कि ठीक है हम ये वाला बताइए ये ग्राफ सही है कि गलत है,
ओम्स लॉ के हिसाब से, तो हम बोलेंगे नहीं सही है। क्यों? क्योंकि देखिए जब वोल्टेज है कुछ ना कुछ, मगर दिख रहा है कि करंट नहीं है। अभी वोल्टेज मतलब वोल्टेज 2 से है मगर करंट है ही नहीं, मतलब इसमें तो ऐसा नहीं है। वोल्टेज अगर होगा तो करंट भी होगा सर्किट में, तो ये चीज है। इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि ध्यान रखें कि आप पासिंग थ्रू द ओरिजिन होना चाहिए, अपने मूल बिंदु से पास करेगी ये रेखा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, वो आइए हम बताते हैं आपको। इसी ग्राफ के ऊपर आता है, तो एक बार जरूर समझ लीजिएगा। इसी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है, और कई बार होता है कि समझ में नहीं आता ठीक से, तो एक बार जरूर देखिए, है ना। मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप अगर आप निकालें तो देखिए ओम्स लॉ ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, ये ओम्स लॉ है। अगर R आप निकालेंगे तो क्या होगा, V बाई आई हो जाएगा ना। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि V बाई आई, यानी कि इसका अगर आपने इधर से V लिया, मान लीजिए आपने V ले लिया 4, ठीक है, हमने लिख लिया 4, V हमने कितना लिया 4, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये 4 लिया। और करंट हम ले लेते हैं 1, क्योंकि 4 वोल्टेज के लिए, 4 वोल्टेज के लिए करंट कितना है, 1 एम्पेयर है, तो हम ये ले लेते हैं 1। तो 1 को हमने यहां से दिखा दिया, ये वाला। तो ये जो x एक्सिस पर वैल्यू है और ये जो y एक्सिस पे वैल्यू है, इसी को हम लोग जब लिखते हैं y बाई एक्स जब करते हैं, इसी को बोला जाता है स्लोप। क्या बोला जाता है दोस्तों, स्लोप बोला जाता है, ढाल। तो ये जो स्लोप है, अगर आप y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, है ना, 1, या फिर i बोल सकते हैं इसको, तो ये हो गया i, ठीक है, और ये हो गया i, और ये हो गया हम लोगों का v, तो i बाई भी। तो ये जो i बाई भी है ये हो गया 1 बाई आर, है ना। अगर आप r लिखेंगे तो मान लीजिए r आप लिखते हैं, मैंने इसको पलट रहे तो होगा v बाई आई। तो ये जो v बाई आई है ये किसको बता रहा है, ये रेसिस्टेंस को बता रहा है। यानी कि अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं, ये जो स्लोप है इसका, ये जो स्लोप है y बाई एक्स का, ये स्लोप क्या बता रहा है, मतलब वोल्टेज और करंट, ये इसके जरिए जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये बताता है रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को बताता है, ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं V बाय आई R को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से और ग्राफिकल क्वेश्चन है कुछ, आप उसको देखिए। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके इधर करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देखिए स्लोप जो इसका बता रहा है, स्लोप किसको बता रहा है, देखिए लिखा हुआ है करंट को बता रहा है। स्लोप किसको बता रहा है, करंट को बता रहा है, ठीक है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें कंफ्यूजन क्या होती है वो समझ लीजिए जरा सा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमने ये ग्राफ लिया है, 2 ग्राफ आपको दिया गया है, एक ग्रीन कलर का, एक इस तरह का बैगनी कलर है, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि बताइए तो ये ग्राफ और ये ग्राफ में किसका रेसिस्टेंस कम है। ग्राफ देख के आपको बताना है, बस केवल लाइन खींचा रहेगा और वहां कुछ नहीं रहेगा, है ना। ये लो रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टेंस तो वो तो आंसर है, हमने दिया है, आपको खाली ये दिया रहेगा, बताइए आप ग्राफ को देखकर कि किसका रेसिस्टेंस कम है या ज्यादा है, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए सिंपल सा काम कीजिएगा, एक छोटा सा, क्योंकि कई बार उसमें भूल भी सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आप काम कीजिएगा, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिएगा और उसको दे दीजिएगा 5 करंट है, मतलब 5 एम्पेयर हो गया ये, है ना। और इसी के प्रोपोर्शनेट में यहां पर एक ले लीजिएगा, उसको 20 दे दीजिए। इसी के प्रोपोर्शनेट में यहां ले लीजिएगा और इसको, जैसे इसमें हमने 20 का गैप लिया है, 20, 40, 60, और इधर में हमने लिया है 5, 10 और 15। आप जिस तरह से भी ये कर सकते हैं। इस ग्राफ का आप एक बार R निकालिएगा, क्योंकि R ही तो पूछा है कि किसका रेसिस्टेंस कम है या ज्यादा है, तो इसका R निकालिएगा। R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आई। तो इसका यहां पे देखिए वोल्टेज कितना है 20, तो 20 ले लिया, और करंट कितना है, जब वोल्टेज 20 है तो करंट कितना है 5, तो ये 5 ले लिए। इस तरह से इसको कैंसिल करके देखिए तो आ जा रहा है 4 ओम। अब आइए यहां पे, जब 5 एम्पेयर का करंट है तब वोल्टेज कितना है इसके लिए 60 वोल्ट, यानी जब आप 60 वोल्ट
दे रहे हैं तब उसमें करंट आ रहा है 5 एम्पेयर का। तो यहां से R निकाल लीजिए, R इज इक्वल टू V बाई आई, V है 60 और ये 5 कैंसिल कर दीजिए, 15 ओम। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है 15 ओम का ग्राफ है, माने ये जो इसका स्लोप है ये 15 ओम है और इसका जो स्लोप है वो 4 ओम का है ना। तो इसका रेसिस्टेंस आ गया 4 और इसका रेसिस्टेंस आ गया 15। सवाल क्या है, जो भी रहेगा कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया कि लो रेसिस्टेंस में कौन है, तो लो रेसिस्टेंस में ये है। बोला जाएगा हाई रेसिस्टेंस में कौन है, तो हाई रेसिस्टेंस ये है। ये वाला जो ग्राफ है ये हाई रेसिस्टेंस को बता रहा है। तो हम आपको अगर पलट देते हैं एग्जाम में, देखिएगा कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दिया इधर में करंट था, इधर वोल्टेज, अगर यहाँ पे वोल्टेज कर दिया और यहाँ पे करंट कर दिया तो क्या करेंगे। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे पहले करंट दिया हुआ था, अब यहाँ वोल्टेज दे दिया है, और यहाँ पे करंट दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ था, अब यहाँ पे करंट कर दिया है, यहाँ आई और इधर में भी कर दिया है। तब कैसे पहचानेंगे, है ना। तब भी आप वही काम कर सकते हैं, लेकिन हम आप कर लीजिएगा, आपको यहीं पे हम दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने 20 पे लिया, ठीक है ना, 20 वोल्ट पे लिया एक, तो 20 वोल्ट पे लिया है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे, इस ग्राफ के लिए, है ना। तो ये लगभग यहाँ पे आ रहा है 0.5, यानी कि जब 20 वोल्ट ले रहे हैं तो 0.5 का करंट है उसमें, है ना। कितना का है, 0.5। तो आपको क्या निकालना है, R इज इक्वल टू होता है V बाय आई, है ना। वोल्टेज कितना है देख लीजिए, 20, लिख लीजिए 20। इसके लिए, इसके जब वोल्टेज 20 है तो करंट कितना है, 0.5, मतलब 1 और 0 के बीच में है, 0.5, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये जगह थोड़ा ये हो गया है, तो 0.5 है वो। हाँ, तो पॉइंट हटाइए, ये 0 चला जाएगा, 5 4 जा 60, यानी कि 40 ओम रेसिस्टेंस है इसका। अब इस रेड वाले पे आइए, जब 20 है तो देखिए करंट कितना है, 1, है ना। 20 वोल्टेज पे ही करंट कितना है इसका, 1 है। अब इसका R निकालिए, है ना, यहां पे ही निकाल देते हैं हम, इसका R निकालिए, डायरेक्ट हम लिखते हैं V बाई आई। वोल्टेज कितना है, 20, और इस 20 वोल्ट के लिए करंट कितना है, 1, ये रहा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही रहेगा, तो 20 ओम। अब आपने डिसाइड कर लीजिए कि ये जो ब्लू कलर वाला है इसका रेसिस्टेंस है ज्यादा, 40 ओम, देखिए आया है 40 ओम, और जो रेड कलर वाला है उसका रेसिस्टेंस है 20 ओम, देखिए 20 ओम है। तो इस तरह से आप गौर कीजिए, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको कोई बता दिया, जैसे मान लीजिए आपको दिमाग में अगर नहीं समझ में आया तो कोई बोल दिया कि नहीं ग्राफ जो खड़ा रहेगा, देखिएगा अक्सर ऐसे ही बोलते हैं सभी, ग्राफ जो ज्यादा खड़ा रहेगा ना वो ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा, हाई रेसिस्टेंस रहेगा। तो आप तो इसको कर दीजिएगा हाई रेसिस्टेंस, ज्यादा खड़ा है ये रेड वाला, कितना गलत हो जाएगा एकदम, है ना, आंसर एकदम गलत हो जाएगा। देखिए इधर वोल्टेज है, इधर करंट है, इसमें इधर करंट था, इधर वोल्टेज था। हमने पहले ही बताया एग्जाम में गलती होगा, इसीलिए अगर छोटा सा ध्यान रखेंगे ना, जो हम आपको क्लू दे रहे हैं कभी गलत नहीं होगा, बनाना भी नहीं पड़ेगा आपको। क्या क्लू दे रहे हैं ये देखिए, करंट जिधर है, करंट जिधर है उधर वाला जो ग्राफ रहेगा ना, उधर जो झुका हुआ रहेगा वो लो रेसिस्टेंस पे रहेगा, वो लो रेसिस्टेंस पे रहेगा। देखिए करंट इधर है, ये इधर करंट के तरफ वाला ग्राफ लो रेसिस्टेंस, इधर देखिए करंट है, इधर करंट के तरफ वाला ग्राफ इधर है, इसका देखिए लो रेसिस्टेंस है 20 ओम। तो कितना इजी हो गया ना। तो इस तरह से ये ग्राफ आता है एग्जाम में दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा। यहां तक कि रेलवे के एग्जाम में हमने देखा था, पूछा गया था, ये 3 रेखा दे दिया था, यहां 2 है, 3 ठो दे दिया था, बोला था इसमें A B C है, तो इसमें से बोला था किसका रेसिस्टेंस कम है या किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो पहचानने का एकदम बहुत ही आसान तरीका है, जो करंट वाले के तरफ होगा, जो जिधर करंट है उधर वाला जो ग्राफ होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि करंट उसी में ज्यादा होता है जिसका रेसिस्टेंस कम होता है। सिंपल सी बात है ना, करंट कम तभी तो, सॉरी, रेसिस्टेंस कम तभी तो करंट ज्यादा होगी, है ना। लो रेसिस्टेंस हाई करंट, यही तो रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो इस तरह से ये है, ग्राफ का क्वेश्चन आता है। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो हम लोगों का ओम्स लॉ के ऊपर ये पहला न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। आप जानते हैं कि एक बल्ब जो होता है उसके अंदर फिलामेंट होती है ना, जो बहुत ही ज्यादा हाई रेसिस्टेंस की होती है, टंगस्टन का बना होता है वो।
तो उस बल्ब का रेसिस्टेंस देखिए कितना ज्यादा है, 1200 ओम। क्या आप लोगों में से कोई कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस बल्ब का इतना ज्यादा हाई रेसिस्टेंस रखने का क्या कारण है, उस बल्ब फिलामेंट का? तो आप लोग मेरे वीडियोस में ना कमेंट्स ही नहीं करते हैं। कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा हम कैसा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हो सके तो थोड़ा बहुत कमेंट करिए और ये बताइए, ये तो जरूर बताइएगा कि ये इतना ज्यादा इसका रेसिस्टेंस रखने का क्या कारण है इस बल्ब फिलामेंट का? वाई द फिलामेंट ऑफ द बल्ब हैज सो हाई रेसिस्टेंस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये बताइएगा थोड़ा। तो आइए हम लोग देखते हैं ये बल्ब का आपको फिलामेंट का रेसिस्टेंस कितना दिया गया है। रेसिस्टेंस कितना दिया गया है देख लीजिए। बल्ब का जो फिलामेंट है, सॉरी, बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेसिस्टेंस देख लीजिए 1200 ओम है ना? कितना है दोस्तों देख लीजिए, 1200 ओम। क्या हुआ? देख लीजिए, तो 1200 ओम जो है इसका रेसिस्टेंस है और ये वोल्टेज है 220 वोल्ट, है ना? आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, करंट निकालना है आपको कि कितना करंट ये बल्ब लेगा अगर आप उसको 220 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो बल्ब को, ठीक है? तो आपको ये पूछा गया है कि कितना वो करंट लेगा, है ना? तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है ना? आपको क्या निकालना है, करंट। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट के साथ आप लगा रहे हैं उस बल्ब को और उसका रेसिस्टेंस कितना है फिलामेंट का, 1200 ओम, है ना? तो ये कैंसिल कर दीजिए और 120 से इसको भाग दीजिएगा, ठीक है? तो 2 छक 12, 2 से 11 बार में, और ये कर लीजिएगा 0.18 एम्पेयर, लगभग ऐसा आएगा। आप डिवीजन कर लीजिएगा, 11/60 आ रहा है, डिवाइड करके उतना आ जाएगा, है ना? तो देखिए जरा सा गौर कीजिए, इतना ज्यादा हाई रेसिस्टेंस रखने का परिणाम है कि उसमें करंट कितना कम जा रहा है। क्योंकि अगर आपका बल्ब है ना, तो बल्ब में आपको करंट की जरूरत नहीं है। करंट क्या होता है, करंट ज्यादा वहां लेने की जरूरत पड़ती है जहां कुछ आपको मैकेनिकल काम करना है, आपको मोटर चलाना है ना, तो आपको करंट ज्यादा चाहिए। लेकिन आपको बल्ब जलाना है और बल्ब जलाने के लिए आपको उसका रेसिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, तब वहां पर क्या होगा ना, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और इतना ज्यादा हीट डेवलप होगी वहां पर कि वो बिल्कुल ग्लो करने लगेगा। मतलब वो अंदर से इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि वो ग्लो करने लगेगा, मतलब चमकने लगेगा, जलने लगेगा। और यही तो बल्ब में होता है। तो यही रीजन है बल्ब को बहुत ही ज्यादा हाई रेसिस्टेंस रखने का, ताकि वो जितना भी ज्यादा हो सके उसमें हीट डेवलप हो। हीट डेवलप होना, गर्म होना, उसको ग्लो करना मायने रखता है, उसमें करंट का इंपॉर्टेंस नहीं है। करंट मैकेनिकल फंक्शन के लिए जरूरी होता है, तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम? तो देख सकते हैं आप लोग इसमें क्या है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, आप लोग भी बना सकते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि 220 वोल्ट सोर्स के साथ लगाया जा रहा है उस कॉइल को, इलेक्ट्रिक हीटर का कॉइल है, और 100 ओम उसका रेसिस्टेंस है कॉइल का। तो बोल रहा है कितना करंट लेगा वो। तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर होता है ना? कितना वोल्टेज के साथ लगाया गया है, 220, रेसिस्टेंस कितना है उसका, 100, ठीक है? 0 से 0 कट कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, 2.2 एम्पेयर। तो 2.2 एम्पेयर का करंट वो लेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि रेसिस्टेंस अगर आपने कम कर दिया, कहां वो पहले ज्यादा था, 1000 था, अभी 100 कर दिया तो करंट बढ़ गया, 2.2 एम्पेयर हो गया। तो यहां साफ तौर पे आपको ओम्स लॉ दिखाई देगा कि रेसिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो करंट उसमें कम फ्लो करेगा, और रेसिस्टेंस अगर कम रखेंगे तो करंट उसमें ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है? ये देखिए बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसका जो टर्मिनल है, उसके टर्मिनल के बीच में पीडी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का है,
ठीक है, टर्मिनल पीडी कितना है 60 वोल्ट, यानी वी आपको दे दिया गया है 60 वोल्ट का है। व्हेन ए ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स, और कितना करंट वो ड्रॉ कर रहा है ये दे दिया गया है 4 एम्पेयर का। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पीडी इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि उसका पीडी को, पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब जो विभवांतर है उसको 60 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया, है ना। गौर कीजिए 60 वोल्ट था, बोल रहा है कि इसको 120 वोल्ट कर दिया गया, तब करंट क्या होगा। तो आप इसको ओम्स लॉ के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर उसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट है तो अगर आप वोल्टेज को डबल कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगा, तो करंट ऑब्वियसली 8 एम्पेयर आएगा। देखिए आंसर 8 एम्पेयर है, लेकिन आप इसको बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए, V बाई आई है, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, यहां से आप R निकाल लीजिए। तो R इज इक्वल टू होता है V बाई आई, वोल्टेज है 60, करंट है 4, यानी कि इसका रेसिस्टेंस आ गया 15 ओम। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। ये दूसरा पार्ट है कि अगर उसका वोल्टेज को 120 कर दिया गया, यानी कि अगर उसके विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, तो वो कितना धारा लेगा, यानी कि कितना करंट उसमें करंट वो ड्रॉ करेगा। तो देखिए वोल्टेज, अब नया जो वोल्टेज है वो बोल रहा है 120 वोल्ट हो गया, ठीक है। करंट कितना होगा ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और रेसिस्टेंस वो तो कांस्टेंट रखना होगा, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रख के ही एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपका एक्सपेरिमेंट वो सही साबित होगा। तो आर आपका 15 ओम था, निकाल लिए हमने, और यहां से आप आई निकाल लीजिए। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। वोल्टेज कितना है 120 और रेसिस्टेंस कितना है 15, डिवाइड कर दीजिएगा, 15 8 20, 8 एम्पेयर। यहाँ देख सकते हैं 8 एम्पेयर करंट है। लेकिन सिंपल भाषा में अगर आप समझ के देखें, ये एग्जाम में आया हुआ था, CBSE के एग्जाम में आया हुआ था, तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि अगर वोल्टेज 60 वोल्ट है तो वो करंट ले रहा है 4 एम्पेयर का, ठीक है, करंट है 4 एम्पेयर। अगर वोल्टेज को आप डबल कर दे रहे हैं, मतलब उसका रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए करना होगा, उसका वोल्टेज को आप डबल कर दिए, 120 कर दिए 60 से बढ़ाकर, तो करंट भी 4 एम्पेयर से बढ़कर कितना हो जाएगा, 8 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ यही था। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं, इस बार 60 वोल्ट का करंट था। पढ़ के देखिए थोड़ा सा सवाल को, ठीक है, सवाल को कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है ना तो हमको जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, यही थोड़ा सा है वजह। तो 60 वोल्ट का जो है करंट ले रहा है, 60 वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर का जो टर्मिनल है उसके बीच में 60 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो 4 एम्पेयर का करंट ले रहा है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पीडी इज डिक्रीज्ड टू 30 वोल्ट। बोल रहा है कि एक विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट का था, माने विभवांतर। क्या होगा जब 60 वोल्ट था, तो बोल रहा है कि 4 एम्पेयर की धारा खींचता था, वो 4 एम्पेयर का धारा लेता था, विद्युत धारा। अब अगर विभवांतर को 30 वोल्ट कर दिया जाए, मतलब जो वोल्टेज है उसको 60 से 30 कर दिया जाए, तो बोल रहा है कि कितना करंट लेगा वो। तो जाहिर सी बात है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहां भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब एग्जाम्स में आया हुआ है। रेलवे के एग्जाम में ये पूछा था, मैंने वहां से ये क्वेश्चन दिया है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, ध्यान रखिए कि रेसिस्टेंस को बोल रहे हैं कि कांस्टेंट है। ऐसे भी ओम्स लॉ को अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, रेसिस्टेंस को तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, प्रतिरोध को स्थिर रखना पड़ेगा, है ना। तो बोल रहा है कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, व्हाइल द पीडी जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द 2 ends ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। जो इसका पहले मान था पोटेंशियल डिफरेंस का, उससे आधी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गई है ना। साफ साफ लिख रहा है कि उसके घटक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उसके पूर्व मान से आधा हो जाता है। उसका जो पहले वैल्यू था पोटेंशियल डिफरेंस का, उससे हाफ हो गया है। तो बोल रहा है कि इसमें धारा में क्या परिवर्तन होगा, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट।
करंट क्या होगा? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ध्यान रखिए, जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था उससे हाफ हो गई है, तो अब करंट पर क्या असर पड़ेगा, करंट कितना हो जाएगा पहले के अमाउंट का, ये बताना है आपको। ठीक है, ये भी आप लोग घर में बना लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपको वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कितना उसका प्रतिरोध है, मतलब रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आप लोग घर में बनाइएगा इसको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से में ये दिया हुआ था। ए सर्किट इज कंसिस्टेड ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्टेज। बोल रहा है 3 ठो बैटरी है। ठीक है, 3 बैटरी है। कितना बैटरी है दोस्तों? 3 बैटरी है, 3 सेल्स, और सब 2-2 वोल्ट का है। तो देखिए, अगर आप 3 बैटरी लगा देंगे ना, 3 बैटरी अगर लगा देंगे, और सब ये जैसे 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, 3 ठो सेल लगा देंगे, तो सेल मिल करके क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। हम लोग बैटरी सेल, ये होता है, ये सेल है, दिस इज कॉल्ड सेल। एक सेल है ये जस्ट, लेकिन कई सारे सेल को जब हम लगा देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? बैटरी। तो बोल रहा है कि 3 सेल्स है 2 वोल्ट करके, तो 2 वोल्ट करके 3 सेल्स है, सबको अगर आप 2-2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट कीजिएगा तो इसका पीडी कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका पीडी कितना हो जाएगा? इसका पीडी हो जाएगा 6 वोल्ट। बस, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया। सिंपल कहने का मतलब यही है। और रेसिस्टेंस आपको बता दिया है, करंट आपको पूछ रहा है कि करंट कितना होगा। बना लीजिएगा आप लोग, इसको भी कमेंट्स बॉक्स में आप नंबर लिख के दे सकते हैं कि इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ओम्स लॉ को अप्लाई करके आप जो है इस तरह से घर में आप लोग बनाइएगा, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ओम्स ने साफ साफ यही कहा कि जो वोल्टेज है और करंट है उसका रिलेशन यही है कि वोल्टेज अगर आप बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज डबल करेंगे करंट डबल हो जाएगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और उन बोर्ड एग्ज़ाम और जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।